भाइयों को लगता है कि मेरा रौब होना चाहिए। इस किताब में जहाँ बच्चे ये गेंडा गेंडा वाला खेल खेलते हैं, उसका एक अंश मैं आपको इस किताब से पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सावधान, गेंडा जोरो आ रहा है। गेंडा जोरो सबसे बड़ा गेंडा है। जय हो गेंडो, इंसानों का नाश करो। बचपन में हम भी गुड़ियों से खेले हैं। एक चीज जो खास मैंने महसूस की कि जो नायिका है हमारी, उसने सब टीचर्स के नाम रखे हुए हैं। कोई गिरगिट है, कोई मेंढकी है, तो हमें लगता है नाम तो हम सब भी अपने अपने टीचरों के रखते ही हैं, और सबने रखे हैं। हम बच्चे थे तो हमने अपने टीचरों के रखे, हम जब टीचर बने तो हमारे स्टूडेंट्स हमारी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने जनरल बातचीत की थी जर्मन साहित्य की, और साहित्य में उनके परिवेश की, उनकी जीवन की झलक की। आज हमारे पास एक किताब है। किताब का पुस्तक का शीर्षक है खेलें गेंडा गेंडा। ये किताब, इसका मैंने जर्मन से हिंदी में अनुवाद किया है, और ये किताब ज़ेहरा इप्शिरोलियू ने लिखी है, जो तुर्की है और जर्मनी में रहती है। तो उन्होंने यही किताब तुर्की में भी लिखी है और जर्मन भाषा में भी लिखी है। मैंने जर्मन भाषा वाली किताब का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रस्तुत उपन्यास के मुख्य पात्र हैं एक 10 वर्षीय बालिका ज़ेनेब और उसकी नानी। 2 मुख्य पात्र हैं, बाकी सब गौण हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी नायिका की, जो 10 साल की है, स्कूल में पढ़ती है और बहुत स्वच्छंद विचारों की है। उसको ज़्यादा पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, लेकिन उसकी नानी जो है वो प्रख्यात लेखिका है, और नानी के व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित है और उनके बहुत समीप भी है। तो ऐसा विरोधाभास, और फिर भी दोनों इतने समीप, दोनों का रिश्ता कैसे आगे चलता है, यह इस किताब में देखने में बड़ा दिलचस्प तरीके से बताया गया है। और ख़ास बात यह है कि दोनों मिलकर एक उपन्यास लिख रहे हैं। थोड़ी मज़ेदार बात लगती है, लेकिन वो सच में लिख रही है। उसकी नानी जो है एक विख्यात लेखिका है, प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी वो बच्ची को इतना मान दे रही है, और बच्ची इस मुगालते में भी है कि वो लिख रही है, और वो कहती है मैं जो भी बोलती हूँ नानी उसको रिकॉर्ड करती है या पूरा लिख लेती है, और वैसा का वैसा ही लिखती है। और कहीं पर अगर वो नहीं लिखती वैसा, तो बाकायदा नाराज़ होती है वो, और नानी उसको मनाती है। तो ये नानी और नातिन का ये जो रिश्ता है, ये बहुत अनूठा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक रिश्तों की बात हम करते हैं, ये देखिए ऊपर पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का इससे गहरा रिश्ता क्या हो सकता है। इस कहानी में जो सबसे अच्छी बात तो ये कि ये नानी और नातिन का मधुर संबंध। उसके बाद एक खास बात ये लगी हमको कि इस किताब में भाई जो है 1 साल बड़ा है, लेकिन जैसा कि सारी दुनिया में होता है, भाइयों को लगता है कि मेरा रौब होना चाहिए, तो उनसे भाई साहब बोला करो। वो भाई साहब बोलती नहीं, वो कहती है अरे तुम बड़े ही कितने हो जो मैं तुम्हें भाई साहब बोलूँ। जो हमारी नायिका है उसका नाम ज़ेनेब है। तो ज़ेनेब की जब शिकायत करता है, और नानी जब ज़ेनेब का पक्ष लेती है, तो बड़ा मुंह बना के गुस्से में कहता है नारी एकता, लड़कियों को सख्त अनुशासन के साथ पालना है, ये बात सारी दुनिया में प्रचलित है। और इसी का एक लाइन इसमें है कि वो कहती है बेटी को जो कभी न मारो, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारो। देखिए, उसने भी कहा बेटी को, बेटे को नहीं, बच्चे को नहीं, बेटी को। सो ये जो संस्कृति है, ये खाली वहाँ की नहीं, यहाँ की नहीं, किसी एक जगह की नहीं, सारे में है। उसके अलावा बच्चों के खेल बहुत अजीब से लगे, कुछ अलग लगा हमको बच्चों के खेल में। जैसे बच्चे भाई बहन और सब दोस्त मिलके खेल रहे हैं पूछताछ का खेल, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये खेल कैसा है। मतलब मैंने भी अपने बचपन में नहीं खेला है, और मैंने आज तक यहाँ किसी को खेलते भी नहीं देखा कि भाई जो है बहन के चेहरे पर टॉर्च फेंक के लाइट फेंकता है और पूछता है नाम, फिर कहता है पता, फिर कहता है सीधे जवाब दो, मस्ती नहीं, और प्रश्न दर प्रश्न उसकी आवाज़ तेज होती जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस खेल पर राजनीतिक परिवेश का
कुछ तो प्रभाव देखने को मिलता है। और एक और बहुत ही मजेदार खेल है, बच्चे सब कहते हैं हम सब गेंडा बन जाते हैं और हम लोग गेंडा गेंडा बन के खेलते हैं। इस किताब में जहाँ बच्चे ये गेंडा गेंडा वाला खेल खेलते हैं, उसका एक अंश मैं आपको इस किताब से पढ़ के सुनाना चाहूंगी। बच्चे तैयार हो जाते हैं, सब बच्चे गेंडा बनते हैं। अब गेंडा बनने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा कमरे का और बच्चों का। तो हमारी नायिका जो लिखती है, मैंने अपने कपड़े में 2 तकिए ठूस रखे थे, एक सामने व एक पीछे, सो मैं एक गोल मटोल कुकुरमुत्ती जैसी दिख रही थी। फिर मैंने मछली की तरह मुंह खोला और बंद किया, ऐसा चेहरा बनाया जैसे मेंढकी डांटते समय कहती है। उसके साथ ही सिर हिलाती रही और धप धप करके बेहुदेपन से दरियाई घोड़े की तरह चलने लग गई। फिर सबके सब गेंडा बन जाते हैं। अब गेंडा बन के कोई किसी को मारता है, कोई किसी को गिरा देता है, कोई किसी को ऊपर गिर जाता है, कोई कुछ चीज फेंक के मारता है। और केरम एकदम अभ्यस्त गेंडे की तरह जल्दी से हाँफने लगा, पैर पटकते हुए धप धप करते हुए कमरे में चलने लगा। कुर्सियां गिरा दी, जोर से फर्श पर गिर गया, पिछले पंजों से दरवाजे को ऐसे पीटने लगा कि दरवाजा चरमराने लगा। सावधान, गेंडा जोरो आ रहा है। गेंडा जोरो सबसे बड़ा गेंडा है। एमरे चीखते हुए और केरम हाफते हुए घुरघुराते हुए एक दूसरे पर लुढ़कने लगे। जय हो गेंडो, इंसानों का नाश करो, बेंडा चिल्लाई। रास्ता छोड़ो, गेंडों के राजा पधार रहे हैं। हंगामेदार आवाज के साथ बेटीन ने प्रवेश किया और एमरे जोर से टकराया। गेंडा जोरो, मैं तुम्हारा हलवा बना दूंगा। खुद को देखो कौन किसका हलवा बनाता है। और ये सब चलता रहा। अब सिर्फ मैं ही बची थी। ये मेरा ही आइडिया था और मुझे बड़ा बुरा रोल मिला। लेकिन तभी अंदर नानी ज़ेलमा कूद पड़ी। ये क्या हो रहा है? गाज गिरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इतने शोर शराबे से तो पुलिस आ जाएगी। घर सचमुच बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रहा था, मानो भूचाल आ गया हो। कुर्सी में से उल्टी पड़ी थी, किताबें अलमारी में से गिर पड़ी थी, खिलौने चारों तरफ फैले पड़े थे, बेरना के कपड़े फट गए थे, एमरे की आंख नीली पड़ गई थी, मेतिन की नाक से खून बह रहा था। हे भगवान, ये क्या है? ये कैसा खेल है? ये कैसा मजाक है? पर ये खेल तो था ही, लेकिन ऐसा खेल मुझे लगता है कि हम सब जगह नहीं देखने को मिलता है। एक चीज जो खास मैंने महसूस की कि जो नायिका है हमारी, उसने सब टीचर्स के नाम रखे हुए हैं। कोई गिरगिट है, कोई मेंढकी है। तो हमें लगता है नाम तो हम सब भी अपने अपने टीचरों के रखते ही हैं, और सबने रखे हैं। हम बच्चे थे तो हमने अपने टीचरों के रखे हैं, हम जब टीचर बने तो हमारे स्टूडेंट्स हमारी रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। वो कहती है गिरगिट क्यों बताया उसने ना? उसने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जब वो मेरा परीक्षा फल देख रही होती है तो उनके चेहरे का रंग हरा, जहरीला हरा होता है, और जब वो डांटती है तो लाल होता है। और वैसे वो लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है, पीले रंग के दांत हैं। तो ये भी मजेदार है। एक बहुत अच्छी सी बात है स्कूल की कल्पना। स्कूल की कल्पना भी हमें लगता है सब बच्चों ने ऐसी की होगी। हम सब ऐसे स्कूल की कल्पना करते हैं जहाँ टीचर डांटे नहीं, मारे नहीं, कोई अनुशासन ना हो और मस्ती करने को मिले। इसका भी एक छोटा सा अंश आपको सुनाना चाहूंगी। हमारी नायिका की कल्पना उसके स्कूल के लेके बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम सब बच्चे किया करते रहते हैं। स्कूल को मैं प्यार नहीं करती, धूल धूसरित क्लासरूम मुझे पसंद नहीं, खरोचदार बेंचें और मेजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चौक की आवाजें मुझे नहीं पसंद, गंदी जालीदार खिड़कियां मुझे पसंद नहीं, लंबे अंधेरे गलियारे मुझे नहीं पसंद, कालिक भरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं, टीचर के गले में जो सीटी लटकती रहती है उसकी कर्कश आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और धूल, गंदगी, चौक, पसीना, टॉयलेट वाली स्कूल की गंद बिल्कुल नहीं। हमारी नायिका का जो स्कूल है वो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उसकी अपनी कल्पना है कि उसका स्कूल कैसा होता। तो वो कहती है काश
मैं ऐसे स्कूल में होती। कल्पना करो कि गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे क्लास लगी है। खेलना, नाचना, टहलना, गाना मुख्य विषय है। स्कूल एक चमकती हुई नदी के किनारे है जहां की क्लास तैरने जा सकती है या मछलियां पकड़ सकती है। स्कूल की बिल्डिंग खिलौने के घर जैसी लगती है, बहुत रंग बिरंगी। क्लासरूम में बहुत सारी किताबें और खिलौने रखे हैं। दीवारों पर खुशनुमा तस्वीरें हैं और वो सब बच्चों की बनाई हुई है। स्कूल में एक बेकरी भी है जहां हर रोज ताजा एप्पल केक मिलता है। केक मुफ्त है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है वे भी ले सकते हैं, जितनी चाहें। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस स्कूल में किसी चीज की मनाही नहीं है। बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं। वे बच्चे जिन्हें क्लास में अच्छा नहीं लग रहा और खराब मौसम के कारण बाहर घूम नहीं सकते, वे सुखद गर्म बेकरी में बैठ सकते हैं, चॉकलेट पी सकते हैं, केक बिस्किट खा सकते हैं और साथ साथ किताब पढ़ सकते हैं या चित्रों वाली पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं। सिर्फ एक चीज मना है, स्कूल यूनिफॉर्म। बच्चे जो चाहे पहन सकते हैं, सिर्फ काली स्कूल यूनिफॉर्म मना है। और इसके अलावा उसकी तो लिस्ट अंतहीन है, पर इससे हमें बच्चे की मानसिकता का परिचय मिलता है। मुक्ति, मुक्त वातावरण सबकी चाहत है, पर अगर हमारे परिवेश में किसी भी प्रकार का दबाव ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से फिल्टर होते 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 वो नीचे भी आता ही है और स्कूल भी उससे, या स्कूल का बच्चा भी उससे अछूता नहीं रहता। इसके अलावा एक और खास बात इस किताब में मैंने देखी कि टीचर के साथ बच्चों के जो खेल थे वो तो थे ही। गुड़ियों से खेलती है ये लड़की बचपन में, तो बचपन में हम भी गुड़ियों से खेले हैं। तो यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक सभी जगह गुड़ियों का खेल प्रचलित है और सब जगह की लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। ठीक है, एक जगह हमारी नायिका कहती है मेरा दिमाग छलनी है। अब ये कितनी अजीब सी बात है, मेरा दिमाग छलनी है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि उसे कुछ भी पढ़ाया जाए उसको समझ में ही नहीं आता है। टीचर जो कुछ भी कहती है तो वो सब इतने सारे छेद हैं कि उसमें से नीचे चला जाता है। जो कुछ भी बचा भी तो वो सिर हिलाती है तो वो सब बाकी भी हिल जाता है, तो उसके दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। तब बेचारी बहुत परेशान है कि उसकी जो एक टीचर है वो उसको अलग से कोचिंग देंगी और उनका कहना है कि मैं सारे छेद बंद कर दूंगी। इसने उनसे भी कहा आप हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा दिमाग छलनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारा कर पाएंगे, हम तुम्हारे सारे छेद भर देंगे। फिर बार 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 वही चीज डालते रहेंगे दिमाग में तो वो जम जाएगी। तो अब आप देखिए, ये भी मेरे ख्याल से यूनिवर्सल समस्या है हर जगह। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको लगता है क्यों बैठे हैं क्लास में, क्यों बैठा दिया है, और कुछ बच्चे बड़ी रुचि से बैठते हैं। तो और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे इनके बारे में क्या सोचना है, ये तो इनको मेहनत करो कितनी भी बेकार है। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कहते हैं ना, उसको अगर हम अलग से ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीख लेगा। 100 में से अगर 2% भी सीखा तो हम ये मान लेंगे कि मेरी उपलब्धि है। तो ऐसा हमने देखा कि दुनिया में सब जगह ऐसा है। तो कुछ चीजें बिल्कुल सामान्य है सब जगह, कुछ फर्क भी है। एक जो खास बात इस किताब की और है, जो कि लेखिका ने खुद माना, उनकी नायिका जो है, जो तुर्की किताब है उसमें कम बोलती है, जर्मन किताब में ज्यादा मुखर है। शायद ये मुक्त वातावरण का प्रभाव है कि उस वातावरण में उनकी नायिका ज्यादा मुखर है, ज्यादा खुल के बोल पा रही है। तो ये फर्क शायद परिवेश का है। इतने खिलंदड़े स्वभाव की और उन्मुक्त स्वभाव की नायिका का अंत में क्या हश्र हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी नायिका जो थी, पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं था। अब नानी ज़ेल्मा ने कहा कि तुम मन लगाओगी तो कुछ न कुछ जरूर कर पाओगी, और हर एक के पास कोई न कोई प्रतिभा होती है। तो एक दिन स्कूल में पूछा गया कि कौन क्या बनना चाहेगा। तो उसके पहले वो अपनी नानी से इस बात पर चर्चा कर चुकी थी कि अगर किसी को डिटेक्टिव बनना हो तो क्या करना पड़ेगा।
तो नानी ने समझाया था कि तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, भाषाएं सीखनी चाहिए और तुम्हें बहुत ध्यान से आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करना होगा। तो ये सब अपने अंदर परिवर्तन लाने पड़ेंगे। उसके दिमाग में था और उसने तब उसने बताया कि मैं डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ। और उसके जो टीचर थे, उसके एकमात्र टीचर जो उसको बहुत पसंद करते थे, उन्होंने कहा आज मुझे बहुत खुशी है। उसको देख के मुस्कुराए। उन्होंने कहा मुझे लगता है तुम बिल्कुल अपनी नानी पर गई हो। और मुझे लगा कि मुझे गर्व है कि ज़ेल्मा मेरी नानी है। और उसके मन में भी महत्वाकांक्षा भविष्य के लिए जाग उठी।